नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं योगा का मास्टर भी हूँ। तो हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं। योगाहार कुछ नहीं है, एक प्रकार का योग है। योग का मतलब ही है कि योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग पे भगवत गीता में कि योगः कर्मसु कौशलम, मतलब आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म में कुशलता प्राप्त करो, वो ही योग है। आप अच्छी रसोई बनाना सीख लो तो वो भी एक योग है। आप अच्छी तरह साइकिल चलाओ तो भी एक योग है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई करवा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, आप टीचर हो या डॉक्टर हो या घर संभालते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वही योग है और कुछ नहीं है। शरीर संभालना है तो वो भी एक प्रकार का योग है। तो कुशलता कब आती है? जब आप इसके ऊपर ध्यान रखते हो, समस्याएं आती है तो उसका अनुभव करते हो, और वो अनुभव के बाद आप समस्या न आए इसके लिए आप ध्यान रखते हो दोबारा। तो यही एक प्रकार का योग है। शरीर को ठीक रखने के लिए हमको ये भी एक थोड़ा ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रख के आपके शरीर को ठीक रखो, ये भी एक प्रकार का योग है। तो ये योगाहार में हम क्या सिखाते हैं कि भी आहार में आप ध्यान रखो, वही योगाहार है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये योगाहार में दो बात का ध्यान रखना है, शरीर की सफाई और शरीर का खुराक। शरीर की सफाई और शरीर का खुराक। आपकी शरीर में जहां कचरा इकट्ठा होता है उसको होने नहीं दो। आपके मल जो इकट्ठा होता है आंतों में, उसको निकालते रहिए। पेट साफ रहना चाहिए, आपका खून साफ रहना चाहिए। बस यही सफाई में ध्यान रखनी है। आपको सही खुराक चाहिए, तो खुराक अच्छा चाहिए, सही चाहिए, शरीर के जरूरत के हिसाब से चाहिए। और थोड़ी सावधानी रखनी है। हाँ, बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लीजिए। जंतुनाशक वाला जो भी खुराक हम खा रहे हैं उसको जितना हम गर्म करेंगे उतना ज्यादा नुकसान है, तो उससे बचे। ठीक है, तो ये योगाहार के 8 मुद्दे के ऊपर से हमने ये आहार का इंजीनियरिंग का चार्ट बनाया है। यहाँ क्या है कि धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, तो ये भी एक ध्यान है, योगाहार है। हाँ, यही योग भी है। आप चबा के खाओ या सुबह में बगीचा में जाके योगा करो, तो ये भी योगा है और ये भी योगा है। चबा के खाना भी एक प्रकार का योग है। आप कपालभाति करो तो वो भी योग है। हाँ, आप शरीर को जरूरत के हिसाब से कैलोरी दो, जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन दो, तो ये न्यूट्रिशन शरीर में पहुंचे उसका ध्यान रखो, ये भी योग है। तो शरीर का खुराक और शरीर का सफाई, शरीर की सफाई आंतों की और खून की, दोनों को साफ रखने के लिए एनिमा का इस्तेमाल किया करो, या तो छोटी आंत की सफाई के लिए मल शुद्धि का इस्तेमाल किया, त्रिफला इस्तेमाल किया करो। खून की सफाई के लिए परिश्रम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। या तो नहीं कर सकते हो तो उपवास करो, उपवास से बढ़िया सफाई होती है। हाँ, बॉडी क्लींजिंग करने का उपवास से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। हाँ, आपको 3-4 प्रकार की बीमारी है और आप ये प्रोग्राम में आना चाहते हो, तो आपको पहले शुरू में सफाई काम कर लेनी है। शरीर में जो भी कचरा है उसको बाहर निकालने का मौका दो। 1-2-3 दिन उपवास कर लो, खाना कम कर लो। हाँ, वो
सबसे बढ़िया तरीका है, कचरा निकल जाएगा, शरीर ठीक होना चालू हो जाएगा, फिर जरूरत के हिसाब से खुराक देते रहिए। हाँ, इतना ही ध्यान रखना है आपको। स्वाद में भी आपको ध्यान रखना है, खुराक में ध्यान रखना है। अल्कलाइन खुराक होना वो भी जरूरी है। आप जो भी खुराक खा रहे हो वो खुराक अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। एसिड तभी बनता है जब वो पकता है। कच्चा खुराक एसिडिक होता नहीं है। पत्ती, सब्जी, फल, स्प्राउट, अंकुरित, कंदमूल, ये सब अल्कलाइन है, कच्चे है इसीलिए। पकते हैं तो एसिड हो जाते हैं। तो हमको अल्कलाइन खुराक खाना है, मैक्सिमम कच्चा खुराक खाना है, पकाया एक ही बार खाना है। हाँ, शरीर को ताकत वाला भी चाहिए, शरीर को रिपेयरिंग वाला भी चाहिए। रिपेयरिंग के लिए पत्ती से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहीं नहीं मिलने वाले, तो आप हरी पत्ती का 1-2 ग्लास हर रोज पिया करो, पत्तियों का जूस। हाँ, ताकत के लिए शरीर में अनाज खाते हैं हम, तो आप मेहनत नहीं करते हो, शहर में रहते हो, तो एक ही बार खाइए रात को। हाँ, बार बार मत खाइए अनाज। हाँ, आप जो स्वाद खाओगे वो भी आपके शरीर में काम करेंगे। मीठी चीज खाओगे तो ताकत देगा, ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा। खट्टा खाओगे तो शरीर में सफाई करेगा, ज्यादा खा लोगे और तीनों टाइम पकाया खाते हो तो वायु प्रकृति होगा, जो जोड़ों में सूजन या दर्द करेगा। तीखा आपके शरीर में, मुंह में पानी लाने का काम करता है। इसके अलावा थोड़ा वायरल को या बैक्टीरिया को थोड़ा कंट्रोल करने का काम करते हैं, बीमारी लाने वाले। और कड़वा जो है वो हफ्ते में 1 आध बार आपके शरीर में जो वायरस घुस गए हैं, बीमारी लाने के लिए जवाबदार है, उसको खत्म करने के लिए कड़वा रस हफ्ते में 1 आध बार पिया करो। हाँ, कराल है, पपीता के पान है, नीम के पत्ते है, हाँ, या गिलोई है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शरीर को ठीक रखने के लिए कामदार चाहिए। वो कामदार हमारे हिसाब से, हमारा जो खून है हीमोग्लोबिन, वो हरी पत्तियों में से, हरे रंग में से बना हुआ क्लोरोफिल में से जो हीमोग्लोबिन बनता है, वही हमारे शरीर के लिए उत्तम है, वही सही है, वही कुदरती खून है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो लोग बीमार हो या न हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, सब लोग हरी पत्ती खाना चालू करें। मैं आपको भविष्य के लिए बता रहा हूं कि जैसे हमारे घर में अनाज का भंडार रहता है पूरे साल के लिए, इसी तरह हरी पत्तियों का भी स्टॉक रहना चालू हो जाएगा अगले सालों में, आने वाले सालों में, आने वाले समय में। हरी पत्ती का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। हाँ? और हरी पत्ती जब लोग खाना चालू करेंगे तो सामने डेयरी प्रोडक्ट कम होता जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट को इतना प्रमोट नहीं करने की जरूरत है, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। तो आज हम यहाँ आगे आहार के इंजीनियरिंग पे योगाहार में प्रश्नोत्तरी में देखते हैं। एक भाई ने लिखा है, आई एम मेल स्टेइंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, पुरुष हूँ, एंड नेम इज विडोसा। वो क्रिश्चियन लगते हैं भाई साहब। एज है उनकी 64 इयर्स एंड माय वेट इज 49 kg। वेट काफी कम है, 49 kg है। माय नेचर इज वात एंड कफ प्रकृति। उसकी शरीर की जो प्रकृति है इसमें पित्त नहीं, वात और कफ, वायु और कफ प्रकृति उनको लग रही है। माय हाइट इज 5 feet 9 inch। आई एम नहीं 5 feet है। आई एम हैविंग अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। उनको श्वास लेने की समस्या है, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये बोल रहे हैं कि उनके श्वास जो है वो थोड़े शॉर्ट है, झड़प से लेते हैं, झड़प से छोड़ रहे हैं। आई डोंट हैव एनी अस्थमा प्रॉब्लम। उनको कोई अस्थमा प्रॉब्लम नहीं है। माई चेस्ट इज ऑल्सो क्लियर बट समटाइम्स आई गेट कोल्ड एंड एसिडिटी बिकॉज ऑफ सर्टेन फूड। कई बार पर्टिकुलर कोई खुराक खाने से उसको जुकाम, सर्दी जुकाम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, एंड ऑल्सो गैस प्रॉब्लम भी उनको हो जाता है।
but my main problem is breathing problem. I have this problem since last 4 years. पिछले 4 सालों से मुझे ये प्रॉब्लम है. And I am living on allopathic medicine for breathing. वो ब्रीथिंग के लिए एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं और इसके ऊपर ही है. प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं कि नो डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. कोई डॉक्टर ये प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा है. आई डिड आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, एलोपैथिक, बट माई ब्रीथिंग प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग क्योर्ड. मैंने आयुर्वेद की दवाई भी खाई और एलोपैथी की भी खाई, फिर भी मुझे प्रॉब्लम में से वो बाहर नहीं आया हूं. मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. प्लीज एडवाइज हाउ शुड आई स्टार्ट एनडीएस प्रोग्राम. मैं एनडीएस प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करूं. हाउ कैन आई गेट रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. मैं कैसे इस प्रॉब्लम में से बाहर आऊं. आई एम ए हेल्दी पर्सन. मैं हेल्दी पर्सन हूं, तंदुरुस्त हूं. आई डोंट हैव एनी डिजीज. मुझे दूसरी कोई बीमारी नहीं है, लाइक डायबिटीज, बीपी और एनी प्रॉब्लम. प्लीज गिव मी ए सॉल्यूशन. मुझे उसका उपाय दीजिए. तो यहाँ भाई साहब को 64 ईयर एज हो गई है. उनको वजन कम है लेकिन कोई समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है. देखिए, मैंने ये मार्क किया है, जिन लोगों का वजन कम है वो दिखने में दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन उनको समस्या कहीं नहीं होती है. कोई समस्या नहीं होती है. सिर्फ दिखने में दुबले है, सामने शरीर में बीमारी नहीं है. अच्छा, जो लोग रुष्ट पुष्ट दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, हाँ, खाते पीते सुखी दिखते हैं, उनके शरीर में काफी बीमारियां होती है. हाँ, कुदरत बैलेंस रखती है. एक साइड अच्छा देती है तो दूसरा कुछ ले लेती है. अच्छा, कुछ ले लेती है तो सामने कुछ दे देती है. तो ये भी एक मुद्दा है कि भी शरीर मोटा दिखना चाहिए या तंदुरुस्त होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. कई लोग बोलते हैं एनडीएस करने से वजन बहुत कम हो जाते हैं, दुबले पतले दिखते हैं. तो ये सोच निकाल दो. आप दुबले पतले और मीडियम हो गए तो शरीर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत कम है. और आप मोटे हो गए तो शरीर में कभी भी कोई भी प्रकार की बीमारी आ सकती है और अचानक आ सकती है. हाँ, तो जोखिम है मोटा शरीर होने से. अब ये भाई साहब को डायबिटीज नहीं है, बीपी है, 64 साल की उम्र है. पिछले साल के साथ 4 साल से उसकी श्वास की रिदम शॉर्ट हो चुकी है. जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं. तो इसके पीछे का कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं. तो मेरे हिसाब से यहाँ 2 समस्या हो सकती है. एक तो उनकी जो ये छाती है उसका जो हड्डियां है, तो ये हड्डियों की ज्वाइंट होती है. फेफड़ों को प्रोटेक्शन के लिए ये छाती में पिंजरा होता है. ये पांसड़ी बोलते हैं गुजराती में, पांसड़ी. तो ये जो फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने वाली जो हड्डियां होती है, ऐसी उंगली जैसी आकार की होती है, ऐसी. तो ये फेफड़ों की जो हड्डियां है वो मसल से ज्वाइन हुई होती है. अब मसल जब हम श्वास लेते हैं तो ऐसे फूलती है, फिर वापिस आती है, फूलती है, फिर वापिस आती है. तो ये जो पांसड़ी है ये 4 जगह ज्वाइंट हुई होती है. एक यहाँ आगे होती है, यहाँ साइड में होती है और पीछे भी होती है. तो जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट का एक्सपांशन जो होना चाहिए, जब हम श्वास भरते हैं तो छाती फूलती है, तो पसलियां जो खींचा फूलनी चाहिए, तो अब हड्डी तो कभी फूलेगी नहीं, हड्डी खींचेगी नहीं. तो ये हड्डी पांसरी को फुलाने के लिए, छाती को फूलने के लिए, ये जो ज्वाइंट होते हैं उसके ऊपर मसल होते हैं, वो रबर जैसे होते हैं. आप फुलाओ तो खींचेंगे,
श्वास छोड़ोगे तो वापिस आएंगे, फिर श्वास भरोगे तो खींचेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। तो उनकी जो समस्या है मेरे हिसाब से, ये जो जॉइंट की जो मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है। जो जितनी वो खींचान आनी चाहिए, वो एक्सपांड होने चाहिए, इतने वो खींच नहीं रहे हैं। तो उसको क्या हो रहा है, छाती थोड़ी खुल रही है, अब आगे फूल नहीं रही है, तो फिर ज्यादा हवा नहीं जा रही है, फिर उसको वापस निकाल देनी पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी चलती है। अब मान लो कि आप ज्यादा खींचा हो, ज्यादा आपकी मसल जो ज्यादा खींच सकती है, तो आपकी छाती ज्यादा फूलेगी। अच्छा, ज्यादा फूलेगी तो ज्यादा हवा अंदर ले पाओगे, तो आपको जो हवा अंदर लेनी है वो ज्यादा जाएगी, तो ज्यादा जाएगी और इतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। तो आपकी जो पर मिनट पे जितनी बार आप ब्रीदिंग करोगे, आप ज्यादा हवा भर पाओगे और निकालोगे, भर पाओगे निकालोगे, तो आपको कम साइकिल में इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब मानो आपकी छाती ज्यादा फूल नहीं रही, खींच नहीं रही है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा लिया निकाल दिया, लिया निकाल दिया, लिया निकाल दिया, लिया निकाल दिया। तो आपको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आपका शरीर का ऑक्सीजन पूरा कर पाओगे। तो यहाँ आपको क्या होगा, आपकी रिदम फास्ट हो जाएगी। तो ये नॉर्मल व्यक्ति जो 12 से 16 बार जो श्वास लेता है छोड़ता है, इसकी जगह आपको दर मिनट में 18 से 20 बार ये करना पड़ता होगा। ठीक है, तो ये जो समस्या है, इसके पीछे मुझे ये आपकी फेफड़ों की ऊपर की जो हड्डियां है, उसके जो जॉइंट के मसल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए समस्या है। तो यहाँ आपको और कुछ करना नहीं है, आपके जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन देनी है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, और कुछ है नहीं। तो आपको पहले तो मसल को रिपेयर करने वाला खुराक चाहिए, और मसल को रिपेयर करने वाला खुराक हरी पत्ती में न्यूट्रिशन मिलेंगे, और हरी पत्ती का जो हरा रंग है क्लोरोफिल, वो आपके शरीर में मटेरियल जो आप भेजोगे न्यूट्रिशन, उसको ठिकाने लगाने का काम वो करेगा। मतलब आपका पंच तत्व जो है वो बैलेंस करेगा, हीमोग्लोबिन। तो आपको एनडीएस से फायदा जरूर होगा। आपको, आप बीमार नहीं हो, दूसरी कोई बीमारी नहीं है इसके अलावा, आप कफ प्रकृति वाले हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एनडीएस में जो कच्चा खुराक खाओ, इसमें कफ बढ़ाए ऐसे खुराक नहीं खाना है। आपको सुबह में, यहाँ आपको दिखाता हूं कि आपको सुबह सुबह में एनिमा ले लेना है। आपकी आंतों की सफाई रखनी है तो आप एनिमा या और मल शुद्धि या त्रिफला का इस्तेमाल करके आंतों को साफ रखिए। सुबह से दोपहर तक का उपवास कीजिए, या तो सुबह में आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। हाँ, आपको भस्त्रिका प्राणायाम अच्छा काम आएगा, कपालभाति प्राणायाम अच्छा काम आएगा। ये दोनों को आप ज्यादा प्रयोग कीजिए सुबह सुबह में प्राणायाम के साथ। और नहीं कर सकते हो तो दोपहर तक उपवास करो। सुबह में योगा करते हो तो आपको सुबह में उपवास रखने की जरूरत नहीं है, आप योगा 1-1.5 घंटा करो, सब आसन करो, सब प्राणायाम करो। हाँ, फिर आप नाश्ता कर सकते हो। इसमें आप कच्चे टाइप का नाश्ता, सलाद है, अंकुरित है, खजूर है, डेट है, शहद है, ऐसी चीजें जो शरीर को थोड़ी ताकत दे, और साथ में हरी पत्ती की चटनी और सब कुछ लीजिए। तो सुबह में भी आप ऐसा पत्तियों के साथ वाला नाश्ता कीजिए, दोपहर को भी आप कच्चा लाइए, हरी पत्ती का साथ में जूस या चटनी ऐड कीजिए, और रात को एक ही टाइम पकाया खाइए। आपको ज्यादा पके हुए फल, मीठे फल नहीं खाने हैं, ये ध्यान रखना है। खट्टे आपको शामिल रखने हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ज्यादा इतना नहीं लेना है कि आपका वजन और कम हो जाए। आपको कैलोरी भी चाहिए, रिपेयरिंग वाला सामान भी चाहिए, और कारीगरी का सामान भी चाहिए, तीनों को आपको जरूरत है। आप प्राणायाम और ये आहार बदलोगे तो धीरे धीरे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा,
कारण ये हो सकता है कि आपको डर लगता है कि मैं लंबी श्वास नहीं कर सकता, ले सकता। ऐसा कोई डर है तो निकाल दो। आपको गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास की प्रैक्टिस करनी है। आपको आंख बंद करके धीरे धीरे हो सके इतना लंबा श्वास भरना है। अच्छा, अभी आपके फेफड़ों के ऊपर की जो हड्डियां है वो खींच नहीं रही है, तो आप ज्यादा हवा नहीं भर रहे। लेकिन आपको दूसरी प्रैक्टिस ये भी करनी है कि आपको पेट को बाहर निकाल के हो सके इतनी हवा फेफड़ों में भरनी है। आपकी हड्डी भले न खींच पाए, लेकिन आपका पेट तो बाहर निकल पाएगा, उसमें तो हड्डियां है नहीं। तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस ये भी करनी है कि आपको श्वास भरना है और पेट को बाहर निकालना है। जैसे आप पेट बाहर निकालोगे, तुरंत वो अंदर वापस आएगा और श्वास बाहर निकालेगा। तो धीरे धीरे श्वास भरो, पेट को बाहर निकालो, तो आपकी श्वास लंबी होती जाएगी। लंबी हो जाएगी। तो आपको 10 मिनट जो ज्यादा श्वासोश्वास लेना पड़ता है, इसकी जगह पेट के हिसाब से आप श्वास लिया करो। गहरी और लंबी और ऊंडी श्वास लिया करो। धीरे धीरे भरो और धीरे धीरे निकालो। तो ये सब करने से आपको फायदा रहेगा। आपको जल्दी और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप आपका नया खून बनाने के लिए फिंडला हमारे पास से मंगवा सकते हो। आपको कफ और वायु प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तुलसी, हल्दी और अदरक का ड्रॉप है। वो आप 2-2 ड्रॉप सुबह शाम को आधे गिलास पानी में लिया करो, तो कफ और वायु प्रकृति को खत्म कर लेगा। रसायन चूर्ण भी आप च्यवनप्राश की तरह, अभी सर्दी की मौसम है तो आप सुबह में 1 चम्मच ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज आप इस्तेमाल करोगे तो साथ में आपको फायदा और रहेगा। न्यूट्रिशन हरी पत्ती आप नहीं ला पा रहे हो तो हमारे पास ग्रीन जूस होता है। ग्रीन जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। हरी पत्तियों का पाउडर, पत्तियों में से निकाली हुई एक्सट्रैक्ट की कैप्सूल भी होती है जो आपको न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल ज्यादा दे पाएंगे, तो ये भी आप ले सकते हो साथ में। तो ये सारी चीजें का आप इस्तेमाल करके आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ खाने पीने में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है और आपको रात को एक ही टाइम पकाया खाना है। इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, तो एनडीएस ये धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। हो सकता है तो आप उपवास की प्रैक्टिस डालिए। हाँ, हर हफ्ते 10 दिन में एक बार उपवास कीजिए और ये एनडीएस को चालू रखोगे तो आपको अपने आप ठीक होने का पता चल जाएगा कि भी आप हफ्ते 10 दिन में आपको फायदा हो रहा है। तो प्रैक्टिस भी चाहिए और साथ में खुराक भी आपको बदलना जरूरी है। आगे दूसरा प्रश्न है, हाय आई एम ભરતગીરી, મારી વાઈફ ને શ્વાસની બીમારી છે, યોગ્ય દવા બતાવવા વિનંતી। तो अभी अगला जो प्रश्न था वो भी श्वास की रिदम पे था और ये श्वास की बीमारी है। तो श्वास की रिदम की समस्या और श्वास की बीमारी दोनों फर्क है। श्वास की बीमारी में क्या होता है कि आप श्वास तो ले पा रहे हो लेकिन आपके फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन ले नहीं रहे और आपको खून को पूर्णता ऑक्सीजन पहुंचा नहीं रहा है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम बढ़ता है। तो ये ऑक्सीजन लेवल कम पड़ता है, इसके हिसाब से शरीर में और नई समस्याएं पैदा होती है। तो श्वास की बीमारी में हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के जितने सेल है, हमारे शरीर के स्नायु है, जिसको काम करना है, आपके हृदय को काम करना है, फेफड़े को काम करना है, आपको बोलना है या आपकी आंखों को काम करना है, आपकी मगज को काम करना है, तो सबको काम करने के लिए चाहे मसल को काम करना हो या मगज को, सबको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और वो जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन वो बर्न नहीं हो सकता, वो शक्ति बर्न नहीं हो सकती। और वो बर्न नहीं हो गया तो जो सेल है, जो भी मसल है या जो मगज है वो या फेफड़े है या आपका हृदय है,
वो सही तरह काम नहीं कर सकते। तो सबसे खराब कोई बीमारी है तो वो है श्वास की बीमारी। तो आपके फेफड़े अच्छी तरह काम करने चाहिए। तो जिन लोगों को कफ की प्रकृति होती है उन लोगों को सबसे ज्यादा श्वास की बीमारियां होती है। तो यहाँ आपको आपके शरीर में कम करना है। कफ कम करने के लिए आपको मीठी चीजें और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। ज्यादा मीठी और ज्यादा पके हुए फल भी नहीं खाने हैं, कच्चे में भी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो यहाँ आपको कफ प्रकृति कम करने के लिए तुलसी ड्रॉप आती है, रसायन चूर्ण आता है, वो खाइए। साथ में एक टाइम उपवास कीजिए, हर हफ्ते उपवास का प्रैक्टिस डालिए। कच्चे में ज्यादा पके हुए फल मत खाइए, चबा चबा के खाने की आदत डाल दिए। एनिमा लेते रहिए। हाँ, एनिमा से मल शरीर में रुकता नहीं है और मल ज्यादा निकल जाने से शरीर में कफ कम होता है। तो चाय, दूध, चाय, छाछ की तरह जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको आप बंद कर लीजिए। ठीक है। साथ में हो सकता है तो प्राणायाम करना रखिए। भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम वो बहुत अच्छा है। ये अभी कल हमने जो कोरोना का बोनस रोग है उसके ऊपर हमने बातें की थी। तो ये क्या है? तो आपकी ये अंदर का जो वायु कोतर होता है जहां से आपका श्वास अंदर जा रहा है, तो वहां फंगस बनती है। तो आप हर रोज थोड़ी कपालभाति किया करो। फेफड़े, पेट और ये सब साफ हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा शरीर में। ठीक है। तो ये श्वास की बीमारी के लिए आपको कफ प्रकृति वाली खुराक कम करनी है, सामने ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, डाइट बदलना है, एक ही बार पकाया खाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आहार का जो इंजीनियरिंग है, आपको सुबह में एनिमा लेना है, आंतों की सफाई के लिए मलशुद्धि त्रिफला का इस्तेमाल किया करो, रात को सुबह से दोपहर तक उपवास करो, दोपहर को कच्चा हरी पत्ती के साथ कच्चा खाना है, रात को एक बार पकाया खाना है, कच्चे में ज्यादा पके फल नहीं खाने हैं, रात को आपको दाल वाली चीजें, दालें कम खानी है, ये ध्यान रखना है कफ और वायु प्रकृति वाले को। तो दालें कम खानी है, कुकर में बनाए हुए सब्जी और ऐसी चीजें थोड़ी कम खानी है। हाँ, कम सब्जी को कुकर में नहीं बनानी चाहिए। आप अनाज को बनाओगे तो चलेगा, खिचड़ी बनाओ, आप दूसरी कोई चीज बनाओ जो वजन में भारी हो, कैलोरी वाली हो, उसको आप कुकर में पकाओगे तो चलेगा, लेकिन सब्जी को कभी कुकर में नहीं तैयार करनी चाहिए। ठीक है। तो दालें और सब्जी के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मीठी चीजें कम खानी पड़ेगी आपको, और थोड़ी गरम मसाले, गरम प्रकृति वाली चीजें थोड़ी ज्यादा खाया करें, तो आपको कफ और श्वास की समस्या कम रहेगी। आगे एक प्रश्न है, मेरा वेट 88 है, कौन सा आहार लेना चाहिए जी? तो ये सवाल आया है, किसका है पता नहीं है, बहन है, भाई है। तो 88 केजी वजन है, उसको आप आराम से कम कर सकते हो। यहाँ आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है कि चबा चबा के खाने की आदत डालो। ये ऊपर कोने पे ये लिखा हुआ है, हमारा इंजीनियरिंग में पहला यही है। ठीक है। तो जो लोग वजन में भारी है, वजन ज्यादा है, वो लोग सिर्फ चबा के खाने की आदत डालेंगे, थोड़ा थोड़ा वजन कम करना होना चालू हो जाएगा। सिर्फ चबा के भी वजन कम कर सकते हो, नहीं उपवास की जरूरत है, नहीं कच्चा खाने की जरूरत है, नहीं एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ चबा के खाने की आदत डालनी है। मुंह में जो भी खुराक रखो उसको इतना चबाओ कि चबाते चबाते वो रस हो जाए, फिर पी लो। एक ये प्रयोग से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कुछ और क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चबा के नहीं खा पा रहे हो तो फिर आपको तीनों टाइम पकाए में से 2 टाइम छोड़ देना है, एक ही टाइम पकाया खाना है, बाकी का जितना खाना है वो कच्चा खाओ,
और इसमें खट्टे फल ज्यादा खाइए, हरी पत्ती और खट्टे फल ज्यादा खाइए। अनाज कम कर लीजिए, मीठे फल कम खाइए, मीठी चीजें ताकत वाली कैलोरी वाली कम खाइए। वजन का मतलब क्या है? शरीर में ओवर स्टॉक है, तो इस बैंक बैलेंस है। वजन मतलब बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कम करना है तो डिपॉजिट कम करनी पड़ेगी और विड्रॉल बढ़ा देना पड़ेगा। उपाड़ना चालू कर लो और अंदर बैंक खाते में डालना बंद करो। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, यही छोटी सा लॉजिक है। हाँ, और जिन लोगों को वजन कम करना है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है मेरे हिसाब से, भूख लगे तो पानी पी लेने का, बस खाना पीना नहीं। भूख लगे तो पानी पी लो, और न रहा जाए, न सहन हो जाए तो आपको फल खा लेने के, कोई भी फल को काट दो और खा लो। 24 घंटा इसके ऊपर रहो बस। हाँ, वजन कम करने का सबसे बढ़िया तरीका, प्यास भूख लगे तो पानी पी लेने का, कोई चीज खाने की नहीं। और न रह सको तो फिर आपको कोई फल काट के खा लेने का। ये प्रयोग करने से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सबसे अच्छा मिलेगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, मेरी पाचन शक्ति एकदम नबળી છે, ખાવાનું હજમ થતું નથી, શું इलाज? ये पूछ रहे हैं कि मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है और खाने का हजम नहीं हो रहा है, उसका इलाज बताइए। तो ये हजम क्यों नहीं हो रहा है कि आपकी जो आंतें हैं उसके अंदर कचरा भरा है। अब हम जब खाते हैं वो जठर से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत का जो लेयर है इसके अंदर चिकनाहट बड़ी है, तो अंदर जो एब्जॉर्ब होना चाहिए वो कचरे से फिल्टर भर चुका है, तो अंदर पचा जा ही नहीं रहा है, सारा खा रहे हो सारा बाहर निकाल रहे हो। तो कई लोगों के शरीर में ये समस्या होती है, कितना भी खाए वजन बढ़ता नहीं है। तो ये खुराक पाचन नहीं हो रहा है, इसके पीछे ये समस्या होती है। तो पाचन तंत्र को साफ रखो। उसको साफ रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि योग शास्त्र में तो शंख प्रक्षालन क्रिया बताई है, लेकिन शंख प्रक्षालन करना बहुत कठिन काम है। इससे लिए अच्छा है कि आप हरी पत्ती और खट्टे फल इसके ऊपर 2-3 दिन रहिए। हरी पत्तियों का जूस निकालिए, इसके अंदर खट्टे फल डाल दीजिए। अभी आंवला चल रहा है तो आंवला लीजिए, नींबू डाल दीजिए, आप पाइनएप्पल, संतरा, मौसम्बी जो खट्टे होने चाहिए, इसके रस पिया करो आप। तो इससे क्या होगा, आपकी आंतों की जो स्किन है जहां से खुराक अंदर जाता है वो सारी आंतों की अंदर की इंटरनल सफाई हो जाएगी, तो आपकी आंत अंदर कुछ ले पाने के लिए सक्षम हो जाएगी। तो ये सफाई बहुत जरूरी है। मल शुद्धि या त्रिफला ले लीजिए और एनिमा ले लीजिए हर रोज, और सिर्फ जूस पे रहिए। 1-2 दिन आप जूस पे रहिए, फिर आपको फल, अंकुरित कंदमूल, सब्जी, ये सब कुछ खाना है। लेकिन पहले 1-2 दिन सफाई कर लो, फिर वो चबा चबा के खाने का चालू करो। सफाई हो जाने के बाद आपका शरीर एब्जॉर्ब करने लायक हो जाएगा, फिर आपका पाचन अच्छा होगा, आपको भूख भी लगेगी, और आपका शरीर में जो समस्याएं होगी इसके हिसाब से वो सारी धीरे धीरे करके चली जाएगी। ठीक है, तो आंतों की सफाई के लिए आपको ये छोटा सा प्रयोग 1-2 दिन के लिए करना है, फिर आप रेगुलर हो जाओ। फिर आपको सुबह में एनिमा, दोपहर तक उपवास, दोपहर से शाम तक कच्चा चबा चबा के खाने का, रात को एक टाइम पकाया खाओ, डेयरी प्रोडक्ट कम से कम खाइए, मत खाइए। तो ये बीमारी नहीं है तो हफ्ते में 1-2 बार खाइए, लेकिन ज्यादा मत खाइए। दूध नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह छाछ या दही या तो मक्खन, वो आप थोड़ा खाओ, हफ्ते में 1-2 बार तो चलेगा, लेकिन हर रोज मत खाइए। चाय छोड़ दीजिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। कहीं गेस्ट के तौर पे कहीं गए हो और पीना पड़े तो पी लो, बाकी ऐसे मत पिए। तो ये पाचन शक्ति, और दूसरा पाचन शक्ति मंद होने का कारण ये भी होता है कि आप पूरे दिन ऐसा मेहनत वाला काम नहीं करते हो। जो लोग मेहनत करते हैं उसका पाचन, भूख लगती है और भूख लगेगी तो पाचन अपने आप हो जाएगा। तो ये भी समस्या है। शहर में रहते हैं
इतनी मजदूरी का काम नहीं है, इसीलिए समस्या रहती है। थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, हाँ, मेहनत कराओ शरीर के पास, हाँ, जितनी क्षमता है इसके हिसाब से कुछ करो। तो मेहनत करोगे तो अपने आप भूख खुलेगी। मेहनत नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, हाँ, उन्हीं के और शरीर में कचरा भरते रहते हैं, उन लोगों के समस्या ज्यादा आती है। तो शरीर को थोड़ा कष्ट भी डालना रखो, हाँ। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, हाँ। तो ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, इसका फॉलो करो। और जो बीमार हो या ना हो, उन लोगों को, शहर में रहने वाले को तो सुबह में एनिमा ले लेना चाहिए, हर रोज हम सालों से लेते हैं। दोपहर तक उपवास करो, हाँ, लंबा जीना है, बिना बीमारी से जीना है तो उपवास जरूरी है। दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहो और रात को एक बार पकाया खाओ, या तो दोपहर को पकाया खाओ और रात को कच्चा खाओ, लेकिन कच्चे का प्रमाण ज्यादा होना चाहिए, पकाया हुआ कम होना चाहिए। तो ये हमारे लिए, और हरी पत्ती हर रोज शरीर में जानी चाहिए, और जो भी खाए हम चबा चबा के खाए, वो सबके लिए कॉमन नियम है। ठीक है, ये छोटा सा बेसिक जो है आहार का इंजीनियरिंग में, इतना ध्यान रखो। जैसे गाड़ी में हवा, पानी, हाँ, और पेट्रोल और ऑयल, ये चार चीज का ध्यान रखते हैं। टायर में हवा सही होनी चाहिए, उसका इंजन का ऑयल सही होना चाहिए, आपका ऑयल ऑयल अच्छा होना चाहिए, अच्छा रेडिएटर का पानी ठीक होना चाहिए, और आपका फ्यूल अच्छा होना चाहिए। ये चार नियम आप गाड़ी के लिए ध्यान रखते हो, वही हमारे शरीर के लिए है। आपका फ्यूल अच्छा होना चाहिए, खुराक अच्छा होना चाहिए, आपकी सफाई अच्छी होनी चाहिए, चबा के खाना जरूरी है, पकाया एक ही बार खाना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, और जरूरत के हिसाब से आप खुराक देते रहिए, सफाई करते रहिए। बस ये नियम जैसे गाड़ी को लागू होते हैं, वैसे नियम हमारे शरीर को लागू होते हैं। तो ये इंजीनियरिंग ही है। ठीक है, और आगे वेगन। वेगन मतलब प्राणी पदार्थ को छोड़ना, ये वेगन है। और हमारे योगाहार और वेगन दोनों साथ साथ है। हम भी प्राणिज पदार्थ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और प्राणिज पदार्थ छोड़ देने के, वेगन फूड के, वेगन डाइट के फायदे क्या है? तो कमर पतली सी रहती है, और पतली कमर सबको अच्छी लगती है। सबसे बड़ा फायदा ये है। आपकी स्किन चमकदार रहती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपके नाखून अच्छे हो जाते हैं, ये इसके इफेक्ट है। हाँ, तो ब्यूटी आती है, शरीर के ऊपर ब्यूटी दिखती है। तो वेगन डाइट करने से आपको फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है, बीमारी चली जाती है। तो ये बहुत बढ़िया फायदा है इसका। तो नॉन वेज मत खाइए, डेयरी प्रोडक्ट मत खाइए। ये वर्ल्ड वेगन विजन का मैसेज है। मैं हर रोज आपको इसमें थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ। ठीक है, तो योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग है, कुदरत के नियमों का ही बातें हम करते हैं, और आप बीमारी बना दवाई से ठीक कर सकते हो। हमारी योगाहार चैनल है यूट्यूब की, उसके ऊपर आप हर रोज वीडियो देख सकते हो। आपने अभी तक योगाहार चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप यूट्यूब में जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम हर रोज एक वीडियो रखते हैं। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हो, नहीं मिल रही है तो। और हमारे फेसबुक के पेज भी है, वो भी आप लाइक करके रख सकते हो, जिसके ऊपर हम अच्छे मैसेज भी, दूसरे काम के मैसेज भी, अच्छे अच्छे काम के मैसेज रखते हैं। साथ में आपको अच्छी रेसिपी चाहिए तो ये फूड विथ लाइफ नाम की हमारी जो यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर अच्छी अच्छी खाने की चीजें, रॉ में, कच्चे में, और एक टाइम पकाए में अच्छी चीजें हम रेसिपी के तौर पे रखते हैं, तो वो भी आपको मिलती रहेगी। और आप जो भी कुछ प्रिंट करा रहे हो, आपके कार्ड हो, बिजनेस कार्ड हो, या कुछ भी लिफलेट हो, इसके ऊपर एक छोटा सा एक मैसेज प्रिंट करोगे तो लोगों का भला होगा। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।